हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। ग्रेड प्लस के टीचिंग एग्जाम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम लोगों ने कल मौर्य चित्रकला में हमने यहाँ पे अकबर के बारे में जाना था। अकबर से संबंधित बहुत सारी बातें हमने की थी। हमने कहा था कि पिछली क्लास में कि अकबर से संबंधित कुछ और तथ्य हैं जिनके बारे में हम आपसे बात करेंगे। तो आज कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमें चर्चा करनी है जो अकबर से ही संबंधित हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए और हम लोग जो है क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, थोड़ा आज लेट हो गया है स्टार्ट करने में, तो जल्दी से आप सभी लोग ज्वाइन करें फटाफट। चलो, सभी लोग जल्दी से जुड़ेंगे। हाँ, प्रियंका बरनवाल जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग। सभी बच्चों को वेरी गुड इवनिंग। देखिए, थोड़ा सा लेट हूँ मैं, लेकिन हाँ कोई बात नहीं, आप लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे हमारे साथ। अकबर के बारे में मैंने बताया, अकबर के चित्रकारों के बारे में बताया, अकबर के समय में सबसे ज़्यादा पोथी चित्रण किया गया जिनके बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम यहाँ पर पोथी चित्रशाला की बात करेंगे। पोथी चित्रशाला, ठीक है, पोथी चित्रशाला, तो यानी कि जो चित्रशाला है उसके बारे में बात करेंगे। पोथी चित्रशाला, अकबर के समय की पोथी चित्रशाला पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली बात, इन्होंने आगरा में बनवाया। आगरा में जो इनका पोथी चित्रशाला रहा वह 1558 से लेकर के 1572 तक, ठीक है, 1572 तक आगरा में इनका पोथीशाला रहा। उसके बाद में फतेहपुर सीकरी में रहा। फतेहपुर सीकरी की बात करें तो 1572 से 1585 तक, 1572 से 1585 तक इनका पोथीशाला रहा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इसके बाद में लाहौर क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए सभी बच्चों को मैं यही कहूँगा कि आप सब लोग जो ज्वाइन हो रहे हैं वे अंत तक बने रहें। लाहौर की बात करें तो 1585 से हम बात करें तो 1585 से 1601 तक इनका जो पोथीशाला है, चित्रशाला है, वह रहा। इसके बाद में यहाँ के बाद इन्होंने पुनः जो है आगरा में चित्रशाला स्थापित करवाई। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। आगरा में 1601 से लेकर 1603 तक की बात यहाँ पे आती है। ठीक है, तो जो शाही पुस्तकालय रही या कह लीजिए चित्रशाला रहा इनका 3 बड़े नगरों में रहा। शाही पुस्तकालय की बात आती है, अकबर के शाही पुस्तकालय की बात आती है, तो शाही पुस्तकालय जो रहा है वो 3 बड़े नगर, ठीक है, शाही पुस्तकालय 3 बड़े नगर में रहा, आगरा, दिल्ली और लाहौर। ठीक है, आगरा, दिल्ली और लाहौर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। ये अकबर से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। इसके बाद हम बात करें तो अकबर के समय में हम बात करें लगभग 24,000 हस्तलिखित पुस्तकें थी। ये भी ध्यान रखोगे, हस्तलिखित पुस्तकें थी अकबर के पुस्तकालय में। ठीक है, और कहा जाता है कि जिनका मूल्य लगाया गया था लगभग 6.5 लाख रुपए लगाया गया था। 6.5 लाख रुपए इनके किताबों का मूल्य था। ये अकबर की बात चल रही है। इसके साथ साथ हम और भी बात करें तो इनके तस्वीर खाने में, ठीक है, तस्वीर खाने में, अकबर के तस्वीर खाने की हम बात करें तो लगभग 260 चित्रकार थे। ये भी ध्यान रखोगे, 260 चित्रकार थे। हम बात करें तो जिनमें 56% हिंदू चित्रकार थे। हिंदू चित्रकार
यानी कि हिंदू चित्रकार की संख्या सर्वाधिक थी। तो ये बातें थोड़ा सा ध्यान में रखनी चाहिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ में हम बात करें तो अलग से एक कला शांति निकेतन, ठीक है, कला शांति निकेतन की स्थापना की थी इन्होंने। कला शांति निकेतन की स्थापना की, ध्यान समझ लीजिएगा, ठीक है। जिसका जो अध्यक्ष था, जिसका अध्यक्ष की हम बात करें तो जिनके अध्यक्ष थे, यहाँ पे अब्दुस्मद की बात आती है। अध्यक्ष जो थे वो थे अब्दुस्मद, ठीक है, अब्दुस्मद सिराजी के नाम से मशहूर अब्दुस्मद सिराजी, यह इस शांति निकेतन, कला शांति निकेतन के अध्यक्ष थे। तो यह बात भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ प्रति सप्ताह चित्रों की, इसी जगह पर प्रति सप्ताह, ठीक है, प्रति सप्ताह चित्रों की प्रदर्शनी होती थी, ठीक है, चित्रों की क्या होती थी, प्रदर्शनी। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, प्रति सप्ताह चित्रों की प्रदर्शनी होती थी। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना होगा। और इसके साथ साथ मैं बात करूं तो पोथी चित्रण में 3 व्यक्तियों की जरूरत पड़ती थी। जो पहला व्यक्ति था वो क्या करता था, शेर लिखता था, दूसरा व्यक्ति चित्रकारी करता था और तीसरा व्यक्ति उसमें रंग भरता था। तो पोथीशाला में एक चित्रकारी करने का जो काम था, यानी एक चित्र बनाने का काम था, उसमें 3 चित्रकार लगते थे। एक लोग शेर लिखते थे, एक लोग चित्र बनाते थे और एक लोग रंग भरते थे। कुछ इस प्रकार से कार्य हो रहा था अकबर के समय में। यह क्लास मेरी आज की बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले समय में, यानी पिछली क्लास में हमने आपको अकबर के बारे में, अकबर के चित्रकारों के बारे में, अकबर के पोथी के बारे में, यानी कि जो हमारे ग्रंथ हुए अकबर के समय के, उनके जो चित्रण के बारे में मैंने आपसे समझाया था, बताया था। लेकिन उन बिंदुओं पर आज मैं चर्चा कर रहा हूं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ इन सभी बिंदुओं पर क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आप सभी लोगों को बढ़िया से एक एक पॉइंट करते हुए आपको यहाँ पर क्लियर करके रखना होगा, ठीक है। कलाकारों की हम बात करें तो मीर अली रहे, मुल्तान अली, मोहम्मद हुसैन, उस्ताद गफ्फारी, अब्दुल रहीम, ये सब इस समय के बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं। इसी के साथ हम यहाँ पर कुछ और बिंदुओं पर आपसे चर्चा करें तो यहाँ तक के बिंदु तो आपके क्लियर होते गए, सभी लोग क्लियर करते रहेगा अपने सारे पॉइंट्स। बच्चों हम चलेंगे और आगे। तो अकबर के समय की बात करें तो अकबरकालीन कला, जिसके बारे में मैंने बताया था, इनके नवरत्नों की बात की थी, अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, राजा मान सिंह, राजा टोडरमल, अब्दुल रहीम खाने खाना और हकीम हुक्काम और मुल्ला दो प्याजा, ये सभी इनके नवरत्न थे। नवरत्नों के बारे में मैंने आपको बताया था। इसके बाद में तस्वीरशाला, चित्रशाला के बारे में मैंने आपसे चर्चा की थी, लेकिन हमने यहाँ पर जो चित्रशाला है कहाँ पर कैसे स्थापित हुई उनके बारे में मैंने आज आपको एक्सप्लेन किया है। प्रमुख चित्रकार जो थे यहाँ पर, प्रमुख चित्रकार की बात करें तो कलमाक से फारूक और अब्दुस्मद, उसके साथ साथ तबरेज से मीर सैयद, उसके बाद दसवंत, बशामन, केशव, सामल लाल, ये सभी महत्वपूर्ण चित्रकार थे। बाकी अन्य चित्रकार भी रहे। इसके साथ साथ इस समय जो ग्रंथ यहाँ पर पोथी चित्रण पर कार्य हुआ उनमें से हमजानामा, तूतीनामा, दीवान हाफिज, खमसा निजामी, इन सब पर बात की जाए। भारतीय कथाओं में रजमनामा जो महाभारत का है, अनवार सुहेली जो पंचतंत्र का अनुवाद है, अय्यार दानिश, कलीम लादिमना रामायण, ठीक है, चंगेजनामा, जफरनामा, नल दमयंती की कथा, ये सभी भारतीय कथाओं पर आधारित चित्रकारी की गई है, जो कि उस समय के जो लेखक रहे हैं उन्होंने लिखा है और उस समय के चित्रकारों ने इस पर चित्रण कार्य किया था। ये अकबर की बात है। ऐतिहासिक ग्रंथों पर बात करें तो तैमूरनामा, बाबरनामा जो बाकायते बाबरी है, अकबरनामा, आईने अकबरी, दराबनामा, तारीख अल्फी, ठीक है, जोग बहिस्ते, निजामी खमसा, योग वशिष्ठ, जामी तवारिक, ठीक है, हाफिज का दीवान, दीवान शाही, ठीक है, नफा फतुल अंस, बाहिस तारे जामी, अमीर खुसरो का खमसा और शादी का गुलिस्तान, ये सभी बिंदुओं पर हम आपसे बात करें तो मैंने पिछली क्लास में आपको इन सभी बिंदुओं पर आपसे चर्चा किया हुआ है। और एक एक किताब के बारे में हमने बाकायदा
कौन सी प्रति किस संग्रहालय में सुरक्षित है, जहां से क्वेश्चन बनता है। इन पर हमने आपसे पिछली क्लास में पूरी तरीके से बातें की थी। आप सभी लोग इसको क्लियर करिएगा। जो बच्चे आज हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं वो पिछली वीडियो को देख सकते हैं, यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप उसको देख लीजिए और इसके बाद इस वीडियो को भी देखेंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा। अकबर मुगल चित्रकला की बात चल रही है, जिसमें हम अकबर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अकबर की बात चल रही है यहाँ पर, अकबरनामा जिसके बारे में मैंने बताया। अकबर के समय में अकबरनामा ही सर्वश्रेष्ठ कृति थी, सर्वश्रेष्ठ चित्रण काम किया गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। बाकायते बाबरी जो बाबरनामा का ही रूपांतरण, फारसी रूपांतरण है। ठीक है, इसके साथ साथ जानी पुत तवारीख की बात करें तो इसमें मंगोलों का इतिहास है, तारीख अल्फी की बात करें तो इसमें दुनिया का इतिहास है। ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए, मैंने पिछली क्लास में बताया था। अब्दुल मसीरा यानी चित्रकारों की बात की जाए, चित्रकारों के बारे में मैंने आपसे चर्चा की है। ठीक है, तो यहाँ पर मीर सैयद अली और उसके साथ साथ बसावन जो थे वह हिंदू चित्रकार थे, और बसावन और दसवंत ये दो महान चित्रकार थे अकबर के समय के। ठीक है, और इन्हीं दोनों ने काफी ज्यादा चित्रण कार्य किया है, सबसे ज्यादा चित्रण कार्य इन्हीं लोगों ने किया है। विशेषताओं पर हमने चर्चा की थी आपसे। हाँ, आज हम यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपसे चर्चा करेंगे, तो आप सभी लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पर हम बात करें तो मुखाकृति चित्रण, मुखाकृति चित्रण की बात जब आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। सभी ही चित्रण जिसको बोला गया है, सभी ही चित्रण, सभी ही कहो या कहो इसको पोर्ट्रेट। ठीक है, तो पोर्ट्रेट समझ लीजिएगा। ठीक है, यानी कि भारतीय इतिहास में मुगल स्थापत्य कला में हम बात करें तो सबसे पहले सभी ही चित्रण का कार्य जो होता है वह अकबर के समय में होता है। अकबर के समय में ही पोर्ट्रेट यानी मुखाकृति चित्रण बनना प्रारंभ हुआ। यानी कि सिर्फ मुंह तक ही बनाया जाए, चित्रकारी कैसे की जाए, पासपोर्ट साइज फोटो जैसी। ठीक है, तो पासपोर्ट साइज फोटो जैसी चित्रकारी करने की बात आती है। वेरी गुड इवनिंग रॉबिन सिंह, वेरी वेरी गुड इवनिंग। सभी बच्चे आराम से इसको पॉइंट करते रहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख पा रहे हो। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पर अकबर का मकबरा, अकबर जी का मकबरा सिकंदराबाद आगरा में स्थित है, और इसे ठीक है 1604 से 1613 के बीच में जहांगीर ने बनवाया था। ये आप चित्र देख पा रहे हो, चित्र को देख करके समझ सकते हो। पॉइंट्स इस पे करते रहेंगे। ठीक है, हम एक और बिंदु पर चर्चा करें तो बात करेंगे अकबर की। तो अकबर ने एक जैनाचार्य हुए। ठीक है, जैनाचार्य हुए अकबर ने एक जैनाचार्य नाम था हरिविजय, और हरिविजय को हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जैन धर्म को भी इन्होंने इनवाइट किया था, दीन इलाही धर्म चला करके, और अपने इबादत खाना में इबादत खाना बनवाने का मकसद अकबर का इतना ही था कि इससे वो सर्वधर्म सर्वजाति संभाव हो सके, और सभी मुस्लिम को भी छोड़ करके अन्य सभी जातियों को वहां पर धर्मों को ला सकें, और उनके बीच में कुछ ऐसे तालमेल वाले, ऐसे कह लीजिए कि एक दूसरे के साथ जो संबंध स्थापित करते हैं वैसे शास्त्रार्थ कराए जा सकें और सभी धर्मों को एकजुट किया जा सके। इसके उपलक्ष्य में इन्होंने जैनाचार्य रहे हरिविजय सूरी को भी इन्होंने इनवाइट किया था, और उनकी जो उपाधि थी उनको जगत गुरु की उपाधि दी गई थी। तो उपाधि की बात आती है, पे क्वेश्चन बनता है, तो उपाधि थी इनकी जगत गुरु की। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, जगत गुरु की ध्यान रखोगे बच्चों, यहाँ पे जगत गुरु की उपाधि दी गई थी। तो ये बात आपने समझा मुखाकृति वाला। दूसरा आपने आगरा में स्थित यहाँ अकबर का मकबरा, ठीक है, सिकंदराबाद आगरा में स्थित है। तीसरी बात आपने यहाँ पे अकबर ने जैनाचार्य हरविजय सूरी की उपाधि दिया जगत गुरु का। इसके साथ साथ हम बात करें, हाँ एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, राहुल सिंह, वेरी वेरी गुड इवनिंग राहुल सिंह, आप सब लोग देखते रहेंगे। प्रथम स्थापत्य यदि क्वेश्चन आता है, ठीक है, प्रथम स्थापत्य की बात की जाए, मुगल चित्रकला पर बात कर रहे हैं, जिन बच्चों को कला अध्यापक बनना है वैसा हमारे साथ जुड़े रहें और पॉइंट समझते रहें। प्रथम स्थापत्य की बात करें, अकबर के शासनकाल का प्रथम स्थापत्य की बात करें तो हो जाएगा हुमायूं का मकबरा, ठीक है। अब हुमायूं का मकबरा जो है
अकबर के समय का पहला स्थापत्य है, ठीक है, जिसको हाजी बेगम ने बनवाया था। किसने बनवाया था? तो हाजी बेगम ने बनवाया था। हाजी बेगम विधवा थी और हाजी बेगम ने बनवाया है इसको, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। ये हुमायूं का मकबरा जो अकबर के समय में पहली बार बना। हाजी का अर्थ होता है मक्का में स्थित तीर्थ यात्रा यानी तीर्थ स्थल पर जाना। तो हाजी यहाँ पे ध्यान रखोगे, हाजी बेगम ने बनवाया था प्रथम, और अकबर के समय का प्रथम स्थापत्य जो है वह हो जाएगा हुमायूं मकबरा। तो इस बात को आप सभी लोग ध्यान में रखोगे बच्चों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके साथ साथ हम और बात करें तो वास्तविक शैली, यदि हम मुगल शैली की बात करें, मुगल चित्रकला शैली की बात करें, तो हुमायूं की बात आती है तो हुमायूं ने नहीं रखा है। मुगल जो शैली है, मुगल स्थापत्य शैली, मुगल चित्रकला, वह वास्तविक कह लीजिए संस्थापक की बात करें तो या आधार देने वाले की बात करें तो स्वयं अकबर थे, ठीक है। अकबर ने मुगल शैली की नींव रखी और इन्होंने ही चित्रकला को प्रोत्साहित भी किया है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, पानी पीते चलेंगे क्योंकि थोड़ा सा खराश है। तो इन बिंदुओं को आपको यहां पे समझना होगा। इसके साथ साथ हम एक और पॉइंट लेंगे, ठीक है। यहां पर एक महानुभाव हुए केशव, जो कि चित्रकार हैं अकबर के समय के, बसावन हैं, ठीक है। बसावन केशव, बसावन हुए, केशव हुए। इसके साथ साथ हम और भी बात करें तो धर्मदास नाम के एक चित्रकार हुए, धर्मदास। तो बसावन, केशव और धर्मदास, ये ऐसे चित्रकार हैं तीनों लोग कि इन्होंने आईने अकबरी की चित्रकारी की है, ठीक है। आईने अकबरी की हम बात करें तो इसकी चित्रकारी की है। सर्वाधिक चित्र बसावन ने बनाए हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आईने अकबरी के सर्वाधिक चित्र किसने बनाया, तो आईने अकबरी के सर्वाधिक चित्र जो बनाने वाले हैं वो बसावन है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, आईने अकबरी के सर्वाधिक चित्र बनाने वाले बसावन है, तो ये आपको ध्यान में रखोगे। इसके साथ साथ में हम और भी बात करें तो हम अगले बिंदु पे चलेंगे। यहाँ पे एक चित्र आता है कि अकबर के समय में एक चित्रकार हुए मिस्किन, जिन्होंने चित्रकारी की 1585 से 1590 के बीच में। कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाते हुए लघुचित्र बनाया जो मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट यूएसए में सुरक्षित है। यह चित्र बड़ा सुंदर मनमोहक है। आप इस चित्र को आप देखेंगे, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जी का यहाँ पे गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए चित्र है। थोड़ा सा इसको छोटा करता हूँ, आप इस चित्र को देखेंगे, बड़ा सुंदर और मनमोहक चित्र है, ठीक है। यह चित्र जो बना हुआ है ये मिस्किन महोदय ने बनाया है, ठीक है। तो इस चित्र को भी आप यहाँ पर देखेंगे, मिस्किन महोदय के द्वारा बनाया गया। पर्वत के चित्रण की बात की जाए तो पर्वत का जो चित्रण आपको यहाँ पर दिख रहा है, इस पर्वत के चित्रण में एक सबसे बड़ी क्वालिटी है कि फारसी प्रभाव दिख रहा है, ठीक है। फारसी प्रभाव जो है, क्वेश्चन पूछा जाता है तो फारसी प्रभाव जो दिख रहा है वह पर्वत में दिख रहा है, ठीक है। पर्वत के चित्रण में फारसी प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है। यह बात ध्यान रखोगे। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में यह चित्र सुरक्षित है पर्वत में, ठीक है। पर्वत के चित्रण में फारसी प्रभाव, और कहाँ स्थित है तो राष्ट्रीय संग्रहालय, ठीक है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में यह स्थित है, तो ये बात भी ध्यान रखोगे। यह मिस्किन के द्वारा बनाया गया चित्र 1585 से 1590 का है, और यह चित्र जो है नई दिल्ली राष्ट्रीय संग्रहालय में सुरक्षित है, ठीक। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखोगे, पॉइंट्स क्लियर करके रखोगे, ठीक। बिल्कुल से एक और बात बता देता हूं, ये हैंडमेड पेपर पर बना हुआ, ठीक है। हैंडमेड पेपर पर बना हुआ, तो ये भी आप एक बात समझ कर रखो। इस चित्र के बारे में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। हैंडमेड पेपर पर बना हुआ, किससे बना हुआ है? हैंडमेड पेपर पर जल रंग, ठीक है, जल रंग। तो जल रंग में ये बना हुआ है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। हैंडमेड पेपर पर बना हुआ जल रंग से, ठीक है, टेम्परा माध्यम में है, ठीक है। तो ये ध्यान रखोगे, जल रंग में माध्यम क्या है? टेम्परा है, ठीक, टेम्परा माध्यम है। यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये टेम्परा माध्यम में चित्रित हुआ है, ठीक है। तो ये इसको आप क्लियर करके रखोगे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। इसके साथ साथ हम और भी बात करें तो अकबर की हम और बात करें तो यहाँ पर एक और बात आती है बुलंद दरवाजा की, ठीक है। बुलंद दरवाजा की हम बात करें तो बुलंद दरवाजा की बात आती है,
थोड़ा सा इस पर भी पॉइंट आउट करना चाहिए। गुजरात राज्य के जब गुजरात राज्य को विजिट किया था तो स्मारक के रूप में बुलंद दरवाजा का निर्माण 1575 ईस्वी में कराया गया। ठीक है, 1575 ईस्वी में बुलंद दरवाजा का निर्माण यहाँ पे अकबर के द्वारा करवाया गया था। और कहाँ करवाया गया था? फतेहपुर सीकरी में। कहाँ बनवाया गया? फतेहपुर। ठीक है, तो फतेहपुर सीकरी में इसका निर्माण हुआ। तो स्थापत्य कला भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। ठीक है, फतेहपुर सीकरी, इसीलिए मैं यहाँ पर चित्रकला और स्थापत्य कला दोनों बताते हुए चल रहा हूँ। अब ये फतेहपुर सीकरी में बना हुआ बड़ा ही बहुत ही मनमोहक और अच्छी स्मारक है। ये दरवाजा है, ये 134 फीट ऊंचा है। यह भी आप ध्यान रखोगे, 134 फीट ऊंचा ये दरवाजा बिल्कुल से आपको क्लियर रखना होगा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुगल चित्रकला में सर्वाधिक हिंदू चित्रकार किसके शासनकाल में थे? तो मुगल चित्रकला में सर्वाधिक हिंदू चित्रकार की जब बात आती है तो सर्वाधिक हिंदू चित्रकार अकबर के समय में थे। और वैसे भी यदि हम मुगल राजाओं की बात करें तो सर्वाधिक समर्थन जो मिला हिंदुओं को वह अकबर के द्वारा ही मिला। और अकबर ही एकमात्र ऐसे राजा थे जिन्होंने इस चालाकी, इस चीज को समझने में उनको, मतलब कह लीजिए कि इस व्यवस्था को, इस पॉइंट को समझने में उनको महारत हासिल भी हुई। और इसी की वजह से मुगल जो काल है वो प्रभावी हो पाया। वरना यदि हिंदू राज्य में रह करके हिंदुओं का समर्थन अपने में ना पाना एक बहुत बड़ी टास्क था, बहुत बड़ा टास्क था, जिसको लेकर के हम कह सकते थे कि मुगल जितना फला फूला उतना ना फलता फूलता। और इसका जो आधार है वो अकबर है, जिन्होंने हिंदुओं से अपना समर्थन लिया। और उसके साथ साथ राजपूत के साथ जो इनका जो वैवाहिक संबंध था, राजपूतों के साथ जो इनका संबंध था, वह औरंगजेब तक आते आते चलता रहा। लेकिन औरंगजेब की बात की जाए तो उस टाइम तक औरंगजेब ने हिंदू राजपूत राजाओं का समर्थन अपने पक्ष में नहीं रख पाया। उसी के बाद से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि औरंगजेब के बाद से मुगल सत्ता जो है उसका पतन प्रारंभ हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना रहेगा। हाँ बिल्कुल, डेली क्लास चलती है, आपको डेली मिल जाएगी क्लास। प्रीवियस क्लास भी आप जाकर देख सकते हो बेटा, सभी लोग जो है। हाँ बिल्कुल, 8 बजे से 9 बजे के बीच में ये क्लास लगती है। कभी कभी लेट हो जाता है तो टाइमिंग आप देखते रहेंगे। आप यूट्यूब पर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकॉन भी दबा लीजिए और फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर लीजिए। ये सब करके आप वीडियोस देख सकते हो, आप बने रहिए बिल्कुल से। और क्लास से समझ में आ रही है तो कोर्स परचेज भी कर सकते हो, यानी ले सकते हो। सिर्फ 500 रुपये में आपको मिल जाएगा। आपको ऐप के माध्यम से पूरा का पूरा क्लास मिल जाएगा। ठीक है, चित्रकला से संबंधित सारी चीज़ें आपको यहीं से प्राप्त होंगी, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सभी लोगों से मैं यही कहूँगा कि आप सब लोग बढ़िया से मन लगा करके क्लास को कंप्लीट करते रहे, पढ़ते चले। सारे पॉइंट और सारे बिंदुओं को हम कंप्लीट कराएंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता ही है। इसलिए मैंने आज अकबर के उन बिंदुओं को उठाया है जहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखोगे। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित 1575 में बनवाया गया। गुजरात विजय के बाद में जब इन्होंने गुजरात जीता उसके उपलक्ष्य में बनवाया था। 134 फीट ऊंचा ये दरवाजा है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखोगे। इसके साथ साथ हम और आगे चलेंगे। ठीक है, दरबारी इतिहास लेखन की जो परंपरा है वो यहीं से इसकी शुरुआत भी हुई है। दरबारी इतिहास लेखन की जो परंपरा है उसकी शुरुआत भी यहीं से हुई है। यानी कि जो दरबारी लेखन, दरबारी चित्रण की बात करें, दरबारी लेखन परंपरा की बात करें, जो दरबार के इतिहास लेखन की बात आती है, तो इसकी शुरुआत भी इसी समय में हुई है। ये एक विशेषता है अकबर के काल की। अकबर के समय में ही यहाँ से दरबारी चित्रण और दरबारी लेखन, दरबारी इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत हुई है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो एक एक बिंदु आपको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। इसके साथ साथ हम आपको और बताते चलें तो महान कवि हुए, कवि जिनका नाम केशव रहा है। कवि जो रहे जिनका नाम केशव आप सभी लोग जानते हो। केशव की जो रचना है जिसका नाम रसिक प्रिया है। केशव की रचना जो कि रसिक प्रिया है, हम रसिक प्रिया की बात करें बच्चों तो रसिक प्रिया जो कि 1600 ईस्वी में चित्रित हुई, 1600 ईस्वी में इसका चित्रण कार्य स्थापित किया गया। अकबर के समय में ये चित्रित हुई है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। और इसको चित्रण करने की बात की जाए तो संभवतः बीरबल के भेंट स्वरूप इसको बनवाया गया था। ठीक है, इसका चित्रण कार्य किया गया था। और इसके 32 चित्रों की हम बात करें, 32 चित्र इनके जो प्रति की वो बोस्टन संग्रहालय, कहाँ पे स्थित 32 चित्र, तो बोस्टन संग्रहालय में स्थित। बच्चों ये ध्यान में रखना होगा आपको। ठीक है, बोस्टन संग्रहालय। ठीक है, बोस्टन संग्रहालय
और 12 चित्र की हम बात करें, 32 चित्र जो हो जाएंगे वो बोस्टन संग्रहालय में हो जाएंगे और 12 चित्र जो है वो लंदन व अमेरिका के निजी संग्रहालय में है। ठीक है, लंदन व अमेरिका, ठीक है, अमेरिका के निजी संग्रहालय में। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, निजी संग्रहालय में सुरक्षित हैं। ठीक है, और यह जो है बीरबल के लिए था। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसके साथ साथ में मुगल चित्रकला जो है हिंदू विषयों की पोषक थी, इस बात को भी ध्यान रखोगे। सर्वप्रथम कला की बात की जाए तो पाश्चात्य प्रभाव दिखाने की बात आती है। एक और पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा कि सर्वप्रथम पाश्चात्य प्रभाव ठीक है अकबर के समय में देखने को मिलता है। ठीक है, अकबर के समय में, यानी पाश्चात्य जो प्रभाव है वो अकबर के समय में देखने को मिलता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अकबर काल में कला पर सर्वप्रथम पाश्चात्य प्रभाव दिखाई देता है। इसके साथ साथ हम और भी बात करें तो रामचरितमानस, ठीक है, रामचरितमानस आप सभी जानते हो ये हिंदू धर्म की सबसे पवित्र ग्रंथों में से एक है। रामचरितमानस की जो रचना है वह तुलसीदास जी ने की, आप सभी जानते हो। तुलसीदास कृत रामचरितमानस अकबर के समय में बनी। ठीक है, अकबर के समय में, अकबर का काल चल रहा था, ठीक है, जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी। तो आप सभी लोगों को इस बिंदु को भी ध्यान में रखना होगा कि अकबर के समय में ही यह चित्रित हुई है। इसके साथ साथ हम बात करें तो भित्ति चित्रकारी, अकबर काल में ही पहली बार भित्ति चित्रकारी भी हुई। मुगल स्थापत्य कला में, मुगल चित्रकला में पहली बार भित्ति चित्रकारी जो देखने को मिलती है वह अकबर के समय में मिलती है। तो भित्ति चित्रकारी को भी ध्यान में रखोगे। अकबर के समय में भित्ति चित्रण जो है वह स्टार्ट हुआ था। उससे पहले बाबर और हुमायूं, लेकिन बाबर 4 साल राज्य के, हुमायूं की बात की जाए तो शुरू में शासन किए लेकिन शासन डिस्टर्ब रहा। बाद में जब दोबारा से शासन स्टार्ट हुआ 1555-56 एक ही साल के लिए रहे। उन्होंने जो अपने नाम से शेर मंडल नामक पोथीशाला यानी पुस्तकालय, जो शेर मंडल पुस्तकालय बनवाया था, उसी सीढ़ी से गिरकर लड़खड़ाते हुए गिरे और हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। और जब हुमायूं की मृत्यु के समय जब राज्याभिषेक अकबर का हुआ तो 13 वर्ष 4 माह के थे और उस समय अकबर ने राज्याभिषेक कराया था। इसके साथ साथ हम अगले और बिंदु पर चलेंगे तो यहाँ पे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात आता है। बाबर का घोड़े पर से गिरना, बाबर का घोड़े पर से गिरना चित्र जो है वो अकबर काल का है और यह कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में सुरक्षित है। बाबर जो है वो घोड़े से गिरते हुए कुछ एक चित्र है जो अकबर कालीन चित्र है और यह नई दिल्ली में सुरक्षित है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके साथ साथ में अकबर के समय में शिल्प शास्त्र की रचना शिल्प रत्न केरल के श्री कुमार द्वारा की गई थी। यह बात भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। इसके साथ साथ हम और भी बात करें तो युद्ध के चित्र, यदि हम युद्ध के चित्र की बात करें तो युद्ध के चित्र सर्वाधिक हुए जो चित्रण मुगलिया सल्तनत में अकबर के काल में सर्वाधिक अंकित हुए। सर्वाधिक युद्ध के चित्र सर्वाधिक किसके समय में हुए? अकबर के समय में। पूरे मुगल काल में देखा जाए तो सर्वाधिक युद्ध के चित्रण अकबर के समय में देखने को मिलते हैं। तो यह बात भी आपको यहां पर ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है। इसके साथ साथ अकबर के समय में गोवा से ईसाई कला जो प्रचारक हैं वह सभी बुलाए गए थे। तो यह बात भी आपको ध्यान में रखना होगा। एक एक पॉइंट यहाँ पे, जैसे जगन्नाथ नामक चित्रकार, ठीक है, बाबर सोन नदी पार करते हुए चित्र बनाया है, बहुत ही मशहूर है ये। बाबर सोन नदी पार करते हुए देखेंगे आप इस चित्र में, ठीक है, ये चित्र है बाबर का सोन नदी पार करते हुए चित्र है। सोन नदी को पार कर रहे हैं बाबर, ठीक है। यह जगन्नाथ नामक चित्रकार ने बनाया है, हैंडमेड पेपर पर जल रंग से बना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना चाहिए। इस चित्र की हम बात करें बच्चों तो हैंडमेड, ठीक है, हैंडमेड पेपर पर जल रंग से, ध्यान समझ लीजिएगा बच्चों, जल रंग से,
ठीक है, जल रंग से टेम्परा माध्यम में ये बना हुआ है। टेम्परा माध्यम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखोगे। हैंडमेड पेपर पर जल रंग से टेम्परा माध्यम में बना है। इसमें भारतीय मतलब फारसी कला का भारतीय तत्वों के साथ हम बात करें तो फारसी कला का भारतीय तत्वों, ठीक है, ये ध्यान रखोगे। भारतीय तत्वों की हम बात करें तो भारतीय तत्वों के साथ मेल है, ठीक है, तत्वों के साथ इसमें मेल दिखाया गया है, के साथ क्या दिखाया गया, मेल दिखाया गया है। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना होगा, मेल दिखाया गया है या मेल दिख रहा है, ठीक है, यह ध्यान रखोगे। इसी के साथ यदि हम बात करें तो ये राष्ट्रीय संग्रहालय, ध्यान रखोगे क्या कि राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो राष्ट्रीय संग्रहालय आप सभी जानते हो नई दिल्ली, तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में ये चित्र है। बाबर के दो चित्र हैं, बाबर का घोड़े से गिरना एक चित्र होगा और बाबर का सोन नदी पार करना एक चित्र, दो चित्र, दोनों के दोनों चित्र राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित हैं। तो थोड़ा सा इस पर फोकस करके रखोगे, ये इंपॉर्टेंट चित्र है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कला अध्यापक बनना चाहते हैं, वे सभी लोग हमारे साथ बिल्कुल बाकायदा जुड़े रहें और अपनी क्लास कंटिन्यू करते रहें, अच्छे से पढ़ते रहें, ठीक है। आपको कुछ वीडियोस जो हैं ऐप पर मिल जाएंगी और कुछ यूट्यूब पर आपको फ्री मिल रही हैं। आप सभी लोग जुड़ते रहें और जिनको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, क्लास पूरी करनी है और अपनी तैयारी मजबूत करनी है, सिलेक्शन लेना ही है, तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो, ठीक है। दिए गए नंबर पे आप कॉल करके ऐप के माध्यम से जुड़ सकते हो। सिर्फ 500 रुपये में आपको पूरा कोर्स अच्छे से दिया जाएगा और सारी चीज़ें कंप्लीट कराई जाएंगी। पूरा का पूरा टॉपिक देखिए, DSSB, KVS, LT ग्रेड और इसके साथ साथ यदि हम बात करें तो BPSC और उसके साथ UPTGT का भी एग्ज़ाम लगने वाला है। तो इन सभी से संबंधित ये क्लास आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी लोगों को ये पूरी क्लास कंप्लीट करना चाहिए कला अध्यापक बनने के लिए, ठीक है। तो आप बढ़िया से पढ़ते चलें और भी पॉइंट्स हम इसमें उल्लिखित करते चल रहे हैं, आप सभी लोग एक एक करते चलें। देखिए, स्वर्ण मंदिर की बात आती है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात है स्वर्ण मंदिर को लेकर के, ठीक है। स्वर्ण मंदिर को लेकर, क्योंकि अकबर की बात की जाए तो स्वर्ण मंदिर की हम बात करें आप सब जानते हो कि स्वर्ण मंदिर कहाँ है, ठीक है, कहाँ है स्वर्ण मंदिर, सभी लोग जानते हो। स्वर्ण मंदिर कहाँ पे है तो अमृतसर में है। और अमृतसर कहाँ पे है ये भी जानते हो, अमृतसर कहाँ है, पंजाब में, ठीक है। तो स्वर्ण मंदिर अमृतसर, और अमृतसर कहाँ है, पंजाब में। और स्वर्ण मंदिर के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, के लिए भूमि, ठीक है, के लिए भूमि की बात करें तो भूमि अकबर ने दी थी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। स्वर्ण मंदिर के लिए भूमि अकबर ने दी थी। अब सोचो कि वह अकबर जो इतना ज्यादा सभी धर्मों को मानने वाला था और उन्हीं का परपोता औरंगजेब हजारों मंदिर तोड़वा दिए, हजारों मंदिर तोड़वाए, उसके साथ साथ सिखों के कई स्थान को खराब किया, ध्वस्त किया। तो इन्हीं के ही वंश में ही आते हैं। लेकिन देखो, हम यदि इनके निर्माण की बात करें, इसका निर्माण, तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए यहां पर इसको ध्यान में रखोगे। गुरु हुए अर्जुन देव, ठीक है, अमृतसर की बात आती है तो ध्यान रखोगे गुरु अर्जुन देव, ठीक है, ने करवाया था, ठीक है, ने 1589 में करवाया। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। 1589 में इसका निर्माण करवाया था अर्जुन देव ने, ठीक है। एक एक बिंदु जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम इन सभी को यहाँ पर चर्चा में लेते हुए चलेंगे, ठीक है। ध्यान से एक एक पॉइंट आप करते चलेंगे। इसके साथ साथ हम बात करें तो आगरा के किले में, ठीक है, बात करें आगरा के किले की बात करें तो आगरा के किले में स्थित जहांगीरी महल का निर्माण, ठीक है, आगरा के किले में स्थित, ठीक है, जहांगीरी महल, ठीक है, जहांगीरी महल की हम बात करें तो जहांगीरी महल का निर्माण अकबर ने करवाया, ठीक है, अकबर ने करवाया। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए।
इसके साथ साथ में यदि हम बात करें एक और बात फतेहपुर सीकरी की, तो फतेहपुर सीकरी में हम बात करें तो फतेहपुर सीकरी की जो जामा मस्जिद है जिसको शान सीकरी के नाम से जाना जाता है, फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद, ठीक है, जामा मस्जिद जिसे हम क्या जानते हैं, जिसे शान सीकरी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो शान सीकरी के नाम से हम ये जानते हैं। और मैं आपको यहाँ पर क्लियर करूँ तो यहाँ पर इस पॉइंट को भी दिमाग में रखोगे आप सभी लोग, ठीक है। एक एक पॉइंट जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ कुछ और बिंदुओं पर हम आपसे बिल्कुल बातें करते रहेंगे, ठीक है। एक और बात आती है, पिक्चर का नाम है मुगले आजम, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। मुगले आजम पिक्चर का नाम है, जो कि 1960 में ये फिल्माई गई, ठीक है। और अकबर का निर्माण अकबर का किरदार, ठीक है, अकबर का किरदार किसने निभाया, तो अकबर का जो किरदार निभाने वाले थे वो थे पृथ्वीराज कपूर, ठीक है। किसने निभाया, तो ध्यान रखोगे क्वेश्चन पूछा जा सकता है पृथ्वीराज कपूर, ठीक है, क्योंकि ये भी कला से संबंधित है। तो फिल्माया पृथ्वीराज कपूर ने, ठीक है। इसी के साथ साथ एक और बात बताएं तो 2008 में एक और मूवी बनी, पिक्चर बनी, जिसका नाम था जोधा अकबर। इस पिक्चर को ध्यान में रखोगे, जोधा अकबर आप सबने देखा होगा, ठीक है, जोधा अकबर। ये भी, इस पर भी क्वेश्चन बन चुका है। 2008 में बनी जोधा अकबर, जिसमें से आप सभी को पता है कि जोधा की बात की जाए तो जोधा जो बनी थी वो ऐश्वर्या, ठीक है, ऐश्वर्या राय। और अकबर की बात करें तो ऋतिक रोशन, ठीक है, ऋतिक रोशन। और एक और बात मैं यहाँ पे क्लियर करूँ तो इसके जो निर्देशक थे, ठीक है, निर्देशक रहे आशुतोष गोवारिकर, थोड़ा ध्यान रखोगे, ठीक है, आशुतोष गोवारिकर, ठीक है। ये सब भी बातें पूछी जाती हैं, इसलिए मैं पॉइंट कर दे रहा हूँ, इसको भी ध्यान रखोगे। आशुतोष गोवारिकर जो हैं वह यहाँ पर ध्यान रखोगे, इन्होंने इसका निर्देशन किया था। 2008 में जोधा अकबर आई थी, जिसमें से ऋतिक रोशन ने अकबर का किरदार निभाया था और जोधा का किरदार ऐश्वर्या राय ने निभाया हुआ था। तो यहाँ तक कि इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ हम और आगे चलेंगे। चित्रकला के मुगल स्कूल की जब स्थापना की बात आती है, ठीक है, चित्रकला, ठीक है, चित्रकला के मुगल स्कूल की बात आती है, ध्यान से समझ लीजिएगा। चित्रकला के मुगल स्कूल की बात आती है, स्कूल शैली की बात आती है। तो चित्रकला के मुगल स्कूल की बात करें तो मुगल स्कूल की जो स्थापना है, ठीक है, स्थापना की हम बात करें तो किसने की थी, अकबर ने की। यह भी क्वेश्चन बन चुका है, अकबर ने की, क्योंकि अकबर, देखिए, हुमायूं ने काम स्टार्ट तो करवाया था मीर सैयद अली जुदाई और अब्दुस मसीरा जी से हमजानामा की चित्रावलियाँ स्टार्ट करा करके, लेकिन वो भाई तुरंत स्टार्ट हुआ और उसका कार्य कुछ हुआ नहीं था, बस स्टार्ट करना हुआ था और उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जब अकबर आए तो उन्होंने उसको आगे का, मतलब उसी को आगे ही कंटिन्यू रखा। तो इस प्रकार से इस बिंदु को आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। एक एक बिंदु जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो एक एक बिंदु यहाँ पर आप क्लियर करते चलोगे, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ और बिंदुओं पर हम चर्चा करना चाहेंगे। अकबर काल से ही अकबर के स्थापत्य की बात करेंगे तो एक थोड़ा सा यहाँ पर, ठीक है, स्थापत्य कला की हम बात करें, ठीक है, अकबर के समय की, ठीक है, अकबर के समय की स्थापत्य कला की बात करें तो थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, ठीक है, पॉइंट करते हुए चलेंगे।
ठीक है, आगरा का किला, आगरा का किला, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है अकबर ने बनवाया। ठीक है, दूसरा आ जाता है अजमेर, ठीक है, अजमेर का किला, ठीक है, अजमेर का किला। ठीक है, तीसरी बात आ जाती है यहाँ पे जोधाबाई महल, ठीक है, जोधाबाई महल, ठीक है, जोधाबाई महल जो है वह फतेहपुर सीकरी में है। ठीक है, इसको ध्यान में रखोगे। इसके बाद में तीसरा जो बना है वह हवा महल बना है, और हवा महल जो है वह भी फतेहपुर सीकरी में ही है। ठीक है, तो यह आपको ध्यान में रखना होगा। इसके बाद में हम बात करें जामा मस्जिद की, जिसके बारे में अभी मैंने बताया है आपको। ठीक है, कि जामा मस्जिद शान सीकरी, तो जामा मस्जिद भी जो है वह फतेहपुर सीकरी में ही है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। इसके साथ साथ बुलंद दरवाज़ा की हम बात करें, ठीक है, बुलंद दरवाज़ा की बात करें, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है कि गुजरात विजय के बाद बुलंद दरवाज़ा का निर्माण 1575 ईस्वी में करवाया गया। तो यह बात भी मैंने आपको बताया है। और उसके बाद में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा, तो कुछ इतिहासकार जो है इसको 1601 मानते हैं बुलंद दरवाज़ा को। ठीक है, यह 42 फीट ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है। तो यह भी बात थोड़ा सा ध्यान में रखोगे, 42 फीट ऊंचे चबूतरे पर है। ठीक है, 42 फुट ऊंचे चबूतरे पर 134 फीट ऊंचा बना है। ठीक है, ऊंचा ये बना हुआ है। तो 42 फीट ऊंचे चबूतरे पर 134 फीट ऊंचा यह बना हुआ है। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा और वैभवशाली प्रवेश द्वार है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना चाहिए, बुलंद दरवाजा भारत का सबसे ऊंचा और वैभवशाली दीवार है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं भारत का सबसे ऊंचा, ठीक है, सबसे ऊंचा, ठीक, सबसे ऊंचा वैभवशाली, ठीक, वैभवशाली द्वार है। भारत का सबसे ऊंचा वैभवशाली द्वार फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा है। इसके साथ साथ शेख सलीम चिश्ती का मकबरा भी इन्होंने बनवाया है। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर हम बात करें तो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, ठीक है, अगला हो जाएगा यहाँ पे शेख सलीम चिश्ती, ठीक है, सलीम चिश्ती हुए जिनका मकबरा अकबर ने बनवाया है, चिश्ती का मकबरा। ठीक है, और इन्हीं के नाम पर सलीम नाम पड़ा था जहांगीर का, क्योंकि सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही जहांगीर का जन्म हुआ था। इसी के साथ साथ हम बात करें तो शेरशाह सूरी का भी मकबरा बनवाया गया। ठीक है, शेरशाह सूरी, ठीक है, शेरशाह सूरी का मकबरा। तो शेरशाह सूरी का जो मकबरा बनवाया गया वह भी आपको ध्यान में रखना होगा। यह बनवाया गया सासाराम बिहार, ठीक है, सासाराम बिहार में बनवाया गया। ठीक है, जो कि शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में है। ठीक है, तो ये कुछ स्थापत्य कला थी जो अकबर के समय में थी, हमने इकट्ठा आपको समझा दिया। इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको क्लियर रखोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं, स्थापत्य कला से भी। चित्रकला तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। इसके साथ साथ में और भी कुछ बिंदु हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे आपसे। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो सलीम पर ही हम बात करें तो सलीम के जन्म का चित्र है। ठीक है, सलीम जो कि अकबर के पुत्र हैं, तो सलीम के जन्म यदि हम बात करें तो जन्म का जो चित्र है उसको भी बनाने का कार्य महानुभाव चित्रकार ने किया, जिनका नाम था रामदास। ठीक है, रामदास नामक चित्रकार। ठीक है, रामदास नामक चित्रकार ने इसको बनाया था। ठीक है, वर्तमान में इसके 6 दृश्य हैं। ठीक है, इसके 6 दृश्य हैं, ध्यान रखोगे। ठीक है, 6 दृश्य हैं, इसके 6 दृश्य हैं, ये आपको ध्यान में रखना होगा। सलीम के जन्म का चित्र है, रामदास ने बनाया है, 6 दृश्य हैं, और यह राष्ट्रीय संग्रहालय, ठीक है, संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। ठीक है, नई दिल्ली, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में
सुरक्षित है ये, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना होगा, ठीक है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में यह सुरक्षित हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ हम अकबर के बारे में और भी बात करें तो अकबर की बात करें तो अकबर जो थे वह तबला और नक्कारा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे। तबला बजा लेते थे, ठीक है। तबला व एक नक्कारा वाद्य यंत्र होता है, ठीक है। तबला व नक्कारा बजाने में निपुण थे, ठीक है। बजाने में निपुण थे। तो यह भी बात आपको ध्यान में रखनी होगी। यह भी कला से संबंधित है, इसलिए कला के उन सभी पहलुओं को आपको यहाँ पर जानना होगा, जिससे ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर होते रहें, ठीक है। ठीक है, तो एक एक पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर करके रखना होगा। इसके साथ साथ एक और भी बात करें तो अकबर की हम बात करें तो अकबर की प्रथम विजय, ठीक है, प्रथम विजय की हम बात करें, अकबर की जो प्रथम विजय है, प्रथम विजय वह थी कौन सी? मालवा। और हम बात करें अंतिम विजय की, ठीक है, अंतिम विजय, तो अंतिम विजय की हम बात करें तो वो असीरगढ़ था, असीरगढ़ का किला जिसको अकबर ने जीता था। तो अकबर की प्रथम विजय और अकबर की अंतिम विजय को यहां पर आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। और यहां पर एक और बात आपको ध्यान में रखनी होगी, अकबर के दरबार में, ध्यान से क्लियर करके रखेंगे, अकबर के दरबार में यहां पर हम बताते चलें आपको, तो अकबर के दरबार में फारसी अनुवाद, फारसी जो अनुवाद है, फारसी अनुवाद कौन करता था? तो अब्दुल कादिर बदायूनी करते थे, ठीक है, बदायूनी। ध्यान रखोगे फारसी अनुवाद करने का जो यहाँ पर बताया गया है बदायूनी का, तो क्या नाम था? अब्दुल, ठीक है, अब्दुल कादिर बदायूनी, ठीक है, बदायूनी, अब्दुल कादिर बदायूनी करते थे। तो फारसी अनुवाद अकबर के दरबार में जो फारसी अनुवाद है वह कौन करता था? अब्दुल कादिर बदायूनी यहाँ पे करते थे। देखिए नीचे की लाइन क्लियर नहीं हो रही हो बच्चा, दिख नहीं रहा होगा, तो अकबर के दरबार में फारसी अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी करते थे, ये आपको ध्यान में रखना होगा। अब्दुल कादिर बदायूनी जो थे वह अकबर के दरबार में फारसी अनुवाद करने के लिए प्रसिद्ध थे। बसावन की बात करें, बसावन जो हैं वह पृष्ठभूमि बनाने में और सभी ही चित्र बनाने में बहुत ही मशहूर थे, तो यह आपको ध्यान में रखना होगा। इसी के साथ साथ मैं बात करूं तो दसवंत जो थे वह रजमनामा के प्रसिद्ध चित्रकार थे। दसवंत ने रजमनामा की चित्रकारी की है। और रामायण की चित्रकारी की बात करें तो रामायण की चित्रकारी बसावन ने की है, ठीक है। तो एक एक पॉइंट यहां पर आपको क्लियर करके रखना होगा। सभी पॉइंटों पर आप यहां पर क्लियर करके रखोगे, क्योंकि तभी यहां पे देखिए पक्षी चित्रकार की बात आएगी, तो पक्षी चित्रकार जो थे वो मिस्किन थे। बसावन की बात करें तो बसावन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि पृष्ठिका बनाने में, सभी चित्र बनाने में, ठीक है। इसी के साथ साथ हम और भी बात करें आपसे तो शामल की बात करें तो शामलदास जो थे वो युद्ध के चित्र बनाने में मशहूर थे। तो ऐसे महान चित्रकार हुए, ठीक है, जो अकबर के समय में चित्रकारियां करते थे, ठीक है। एक बात ध्यान रखोगे। इसी के साथ अब्दुल समद सीरा की बात करें तो चित्रकार होते हुए एक अच्छे सुलिपिकार थे और सीरी कलम जो इनकी प्रसिद्धि थी, पशु चित्रण करने में ये मशहूर थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखोगे अब्दुल समद सीरा जी जो कि सिराज शहर से थे और यह पशु चित्रण करने में मशहूर थे। तो एक एक बिंदु जो है यहाँ पे पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। मैंने एक एक पॉइंट यहाँ पर आपको पूरी तरीके से क्लियर करवा दिया है, ठीक है। अकबर ने बचपन की हम बात करें तो यहाँ पर बचपन में ही अब्दुल समद सीरा से चित्रकारी जो है वो सीखी थी। हुमायूं और अकबर दोनों लोगों ने अब्दुल समद सीरा जी से चित्रकारी सीखी हुई है। तो चित्रण कार्य करना उन्होंने दोनों ने उन्हीं से सीखा है। और जहांगीर के द्वारा रचित तुजुक ए जहांगीरी में इस बात का उल्लेख मिलता है। तुजुक ए जहांगीरी में अकबर के गुरु रहे, ठीक है, अब्दुल समद सीरा जी के बारे में यहां से ये उल्लेख मिलता है। यह आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो एक एक पॉइंट यहां पर आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और ये सभी जो हैं वह पूछे जाते हैं, ठीक है।
यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाता है। तो कुल मिला के हमने यहाँ पर अकबर के बारे में सारी बातें की, ठीक है। अकबर से संबंधित उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को आज लिया। आज की क्लास हमारी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रही, क्योंकि इनमें हमने पिछली क्लास में जो मैंने सारी बातें की और उसी से ही आगे आज की क्लास में दोनों क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और अकबर से क्वेश्चन पूछा जाता है। मुगल स्थापत्य कला का मेन आधार जो है वह अकबर हैं, और अकबर के बाद में चित्रण हुए हैं, ऐसा नहीं है। जहांगीर और शाहजहां के समय में हुए हैं, लेकिन उतने नहीं हैं। जहांगीर के समय में तो हुआ है, लेकिन शाहजहां के समय में स्थापत्य कला जो है वो ज़्यादा प्रभावी हो गई थी। और उसके साथ साथ हम बात करें औरंगजेब के समय की, तो उनके समय में कुछ इतना विशेष नहीं रहा है। तो इस प्रकार से मुगल स्थापत्य कला की जब भी बात आती है तो अकबर मेन हो जाते हैं, ठीक है। तो अकबर मेन हो जाते हैं, इसलिए अकबर को बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे। ये पूरी क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप पूरी तरीके से कंप्लीट करोगे और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दोगे, ठीक है। जो बच्चे हमारे इस चैनल पर नए हैं वह सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और इसके साथ साथ यदि उन सभी को क्लास मेरी अच्छी लग रही है, यदि आप सबको क्लास अच्छी लग रही है, तो आप सभी लोग हमारा क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। दिए गए नंबर पर कॉल करके बिल्कुल से आप ऐप के माध्यम से जुड़िएगा। आपको पूरी क्लास जो है दे दी जाएगी सिर्फ 500 रुपये में, 50% डिस्काउंट के साथ सिर्फ 500 रुपये में आपको क्लास मिलेगी, ठीक है। आप सभी लोग बाकायदा अच्छे से पढ़ते चलेंगे। DSSB, चंडीगढ़, LT ग्रेड और इसके साथ साथ में UP TGT और जितने भी भारत के अंदर कला शिक्षक भर्ती होती है उन सभी से संबंधित यह सेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से बस थोड़ा सा इधर उधर करके क्वेश्चन पूछा ही जाता है और आपके लिए महत्वपूर्ण क्लास है। मैंने किसी भी बिंदु को छोड़ा नहीं है, अच्छे से इसको कंप्लीट किया है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आप सभी लोग अच्छे से करते चलें। शुभ रात्रि।